साथियों नमस्कार। वेलकम टू द इम्पैक्ट क्लासेज। इम्पैक्ट क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने जून माह के सभी करंट अफेयर्स को कवर कर दिया है। इस वीडियो में हम 2023 मई माह के सभी करंट अफेयर्स को देखेंगे, जिसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रक्षा अनुसंधान, ये सब इसमें शामिल होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में अपनी तरह के पहले मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य आम जनता के बीच मिलेट्स उत्पादन के लिए जागरूकता को बढ़ाना है। तो मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया। और किसने किया? तो ये कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय सेना ने पहली बार 5 महिला अधिकारियों को आर्टिलरी रेजिमेंट तोपखाना रेजिमेंट में शामिल किया है। नेक्स्ट है कि भारत बांग्लादेश के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने मेघालय के जयंतिया हिल्स में दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया है। तो इसमें दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मेघालय के जयंतिया हिल्स में किया गया है। अगला देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में भारत के पहले वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया। इस हेरिटेज सेंटर में विभिन्न युद्धों में वायुसेना की भूमिका को दर्शाया गया है। तो इसमें देखा जाए तो वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये चंडीगढ़ में किया गया है। बस इसको ध्यान में रखिएगा कि कहाँ किया गया है। अगला देखते हैं कि केंद्रीय पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को पाने के लिए हरित सागर का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य बंदरगाहों के विकास एवं संचालन में इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। तो ये हरित सागर का शुभारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है कि बंदरगाहों के विकास एवं संचालन में इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य भारत में सभी स्वास्थ्य पेशेवरों को चिकित्सा प्रशिक्षण प्रदान करना है। तो ये सक्षम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? किस मंत्रालय के द्वारा? तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, तेलंगाना ने स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क नामक नई नीति शुरू की है। इसका उद्देश्य राज्य को भारत में रोबोटिक्स के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना है। तो स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो ये तेलंगाना में किया गया है। नेक्स्ट है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी। इसमें राधा कृष्ण और स्वामी वेंकटेश्वर के मंदिर होंगे। तो ये हरे कृष्ण हेरिटेज टावर कहाँ बन रहा है? तो ये तेलंगाना में बन रहा है। नेक्स्ट है कि भारत में पहली बार नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन SCO स्टार्टअप फोरम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य SCO देशों के बीच स्टार्टअप, रोजगार सृजन, नवाचार आदि को बढ़ावा देना है। शंघाई सहयोग संगठन के स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी पर भारत का पहला रीडिंग लॉन्च लगाया गया है। इसको तो हम लोग फटाफट.com में कवर कर चुके हैं। तो ये पहला रीडिंग लॉन्च कहाँ लगाया गया? तो लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में लगाया गया है, जो वाराणसी में स्थित है। इसका उद्देश्य लोगों में किताबें पढ़ने की आदत को विकसित करना है। नेक्स्ट है कि MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी ने पुणे में एशिया की पहली सबसी रिसर्च लैब का निर्माण किया है। इसका उद्देश्य पेट्रोलियम और गैस उद्योग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना है। तो ये जो है पहली सबसी रिसर्च लैब का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये पुणे में किया गया है और MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय प्रदर्शनी 2023 का उद्घाटन किया। इसके तहत विभिन्न कालखंडों के संस्कृति व ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित किया जाएगा। तो इसका उद्घाटन, ये अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय प्रदर्शनी 2023 का उद्घाटन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, 16 मई 2023 को तमिलनाडु में भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक ब्रिजों में से एक उद्घाटन मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के द्वारा किया गया। यह पुल 570 मीटर लंबा है जो माबलम रेलवे स्टेशन को टी नगर बस टर्मिनल से जोड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। भोपाल में स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा प्रक्रिया को लागू किया गया है जो SDG प्रगति की जांच करेगी। तो इसको भी हम लोग फटाफट 100 में कवर कर चुके हैं कि भोपाल सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून में सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। तो ये सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन देहरादून में किया गया है। और ये किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया। अगला देखते हैं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है। इसका उद्देश्य भारत में जल संसाधन प्रबंधन में चुनौतियों का समाधान करना है। अगला देखते हैं कि NEP सारथी कार्यक्रम UGC ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के बेहतर क्रियान्वयन में छात्रों को शामिल करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को एम्बेसडर चुना जाएगा। तो NEP सारथी कार्यक्रम UGC के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन नीति तैयार करने की घोषणा की है। तो ग्रीन हाइड्रोजन नीति कहाँ तैयार किया जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश में तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने चीता प्रोजेक्ट की देखरेख के लिए 11 सदस्यीय चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष राजेश गोपाल नियुक्त किए गए हैं। तो ये चीता की देखरेख के लिए 11 सदस्यीय चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष राजेश गोपाल को बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने स्वच्छ मुख अभियान के लिए क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को स्माइल एम्बेसडर चुना है। यह मौखिक स्वच्छता को बढ़ावा देने का अभियान है। तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा स्वच्छ मुख अभियान के लिए सचिन तेंदुलकर को स्माइल ब्रांड एम्बेसडर चुना है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी अभिलाष टॉमी गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इन्होंने समुद्र के रास्ते पूरी दुनिया का चक्कर लगाया और विश्व स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया है। तो ये गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये अभिलाष टॉमी बन गए हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक थीम पार्क रामलैंड बनाने की घोषणा की है जो डिज्नीलैंड की तरह होगा। यहाँ भगवान राम की कहानी दिखाने के लिए लोगों को आकर्षित किया जाएगा। तो ये रामलैंड किस राज्य के द्वारा बनाए जाने की घोषणा किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा रामलैंड जो डिज्नीलैंड के तर्ज पर बनाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसके तहत बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट ऑनलाइन डाउनलोड किए जा सकेंगे। तो इसको भी हम लोग फटाफट 100.com में कवर कर चुके हैं कि भारत का पहला राज्य जिसने बच्चों के लिए स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत डिजिटल हेल्थ कार्ड जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में स्थित भगवान शिव के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। यह मंदिर 12,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि तुंगनाथ मंदिर किससे संबंधित है और कहाँ स्थित है? तो तुंगनाथ मंदिर भगवान शिव से संबंधित है और उत्तराखंड में स्थित है।
नेक्स्ट है कि हाल ही में पंजाब चलने के अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य पैदल यात्री तथा साइकिल सवारों की मौत की संख्या कम करना है। तो ये राइट टू वॉक अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये पंजाब के द्वारा। चलने के अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब बन गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली में बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसमें बौद्धिक संस्कृति को प्रदर्शित किया गया तथा श्रीलंका और म्यांमार के चित्र भी प्रदर्शित किए गए। तो बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन नई दिल्ली में मीनाक्षी लेखी के द्वारा किया गया। अगला है कि राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान प्रदीप कुमार बनर्जी के सम्मान में 23 जून को AIFF ग्रासरूट डे के रूप में घोषित किया है। तो ये AIFF ग्रासरूट डे के रूप में 23 जून को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कि पश्चिम बंगाल में स्थापित शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। तो ये शांति निकेतन कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए सिफारिश किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने देश के ई-कोर्ट तथा ई-फाइलिंग को बढ़ावा देने के लिए ई-फाइलिंग 2.0 को लॉन्च किया है। ई-फाइलिंग 2.0 को किसने लॉन्च किया है? तो ये DY चंद्रचूड़, भारत के ये मुख्य न्यायाधीश हैं, DY चंद्रचूड़ ने किया है। अगला है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे समय का पाबंद एयरपोर्ट घोषित किया गया है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दुनिया का सबसे समय का पाबंद एयरपोर्ट कौन बन गया है? तो GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के द्वारका में राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी की आधारशिला रखी। यह तटीय सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण देगा। तो ये राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये गुजरात के द्वारका में रखा गया है। अगला है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में जनगणना भवन का उद्घाटन किया। यहाँ 1981 से लेकर अब तक की सभी जनगणना को संकलित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में गोवा ने पर्यटन क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड के साथ समझौता किया है। तो गोवा ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, केरल के मुख्यमंत्री ने केरल को भारत का पहला पूर्ण ई-गवर्नेंस राज्य घोषित किया है। यहाँ सभी सार्वजनिक सेवाओं का संचालन ऑनलाइन माध्यम से होगा। तो भारत का पहला पूर्ण ई-गवर्नेंस राज्य कौन बन गया है? तो केरल बन गया है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला है, पटना नगर निगम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम बन गया है। अब यहाँ डिजिटल मुद्रा के जरिए भुगतान की सारी प्रक्रिया होगी। तो इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि पटना नगर निगम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को अपनाने वाला भारत का पहला नगर निगम बन गया है। नेक्स्ट है, 1 से 5 दिसंबर 2023 को केरल के तिरुवनंतपुरम में वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुर्वेद चिकित्सकों को वैश्विक मंच पर एक साथ लाना है। तो ये वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये तिरुवनंतपुरम में किया गया। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है, जो गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलाई जाएगी। तो पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक जाएगी? तो ये गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी तक जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100वें एपिसोड होने पर जनशक्ति प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसमें 12 भारतीय कलाकारों की कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह कि मन की बात की 100वें एपिसोड होने पर जनशक्ति प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने ग्रीष्म ऋतु में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए समर एक्शन प्लान जारी किया है। इसका मुख्य उद्देश्य धूल की समस्या का प्रबंधन करना है। तो ये समर एक्शन प्लान दिल्ली सरकार के द्वारा जारी किया गया, जिसका उद्देश्य धूल की समस्या का प्रबंधन करना है।
नेक्स्ट है भारत के पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जाएगा, तो ये रत्नागिरी महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत केरल का वायनाड जिला भारत का पहला ODF प्लस जिला बन गया है। तो इसको भी हम लोग फटाफट 100 में कवर कर चुके हैं कि वायनाड जिला केरल का ODF प्लस गांव बन गया है। ओपन डेफिकेशन फ्री होता है। अगला है रेल मंत्रालय द्वारा जनता की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए रेल वार रूम की स्थापना की गई है। यहाँ जनता की शिकायतें प्रदर्शित की जाएगी तथा कड़ी निगरानी की जाएगी। नेक्स्ट है कि हाल ही में यमुना प्राधिकरण ने भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना को मंजूरी दी है। यह टैक्सी सड़क से अलग एक ट्रैक पर चलेगी तथा बिजली द्वारा संचालित होगी। तो पॉड टैक्सी की मंजूरी कहाँ दिया गया है, तो ये यमुना प्राधिकरण के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ओडिशा में स्थित कपिलेश्वर मंदिर को संरक्षित स्मारकों की सूची में जोड़ने का निर्णय लिया है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कपिलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये ओडिशा में स्थित है। अगला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश ने राज्य में 5G तकनीक को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को इसके बारे में प्रशिक्षित करने के लिए 5G टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत किया गया है। तो 5G टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश में किया गया है। अगला है कि गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर NHAI ने बिटुमिनस कंक्रीट का उपयोग कर 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिटुमिनस कंक्रीट से 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर दिया। अगला है उड़ान 5.1 नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश के दूर दराज क्षेत्रों में हेलीकॉप्टरों के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत किया गया है। उड़ान 5.1 की शुरुआत किस लिए किया गया है, तो ये दूर दराज जो इलाके हैं उसमें हेलीकॉप्टरों के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए किया गया है। अगला है प्रोजेक्ट स्मार्ट। आवास एवं शहरी मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे स्टेशनों के आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट स्मार्ट की शुरुआत की है। इसके लिए उन्होंने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से समझौता किया है। तो ये प्रोजेक्ट स्मार्ट किसके द्वारा शुरू किया गया है, आवास एवं शहरी मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुभाषी AI चैटबॉट जुगलबंदी को लॉन्च किया है। यह विभिन्न भाषाओं में लोगों को सरकारी योजनाओं से अवगत कराएगा। तो ये जुगलबंदी किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो यह माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जुगलबंदी को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है भारतमाला परियोजना के तहत असम के जोगीघोपा में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारत के पड़ोसी देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देना है। इसको भी हम लोग फटाफट 100.com में कवर कर चुके हैं, जिसमें जोगीघोपा में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है, जो असम में स्थित है। अगला है कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को हवाई मार्ग के जरिए तीर्थ यात्रा पर भेजने वाला मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है। तो ये मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना कहाँ शुरू किया गया है, तो ये मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। UAE सरकार ने दुबई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। इसका उद्देश्य AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य के बारे में ध्यान केंद्रित कराने के लिए दुनिया भर के विशेषज्ञों को एक साथ लाना है। तो ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये दुबई में किया गया। बस इतना आपको याद रखना है और इसको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, भारत बांग्लादेश के बीच सीमा पर सिलहट डिवीजन और मेघालय के खासी हिल्स के बीच पहले बॉर्डर हट का निर्माण किया गया। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच उत्पादों का आदान प्रदान करना है।
तो भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पर सिलहट डिवीजन और मेघालय खासी हिल्स पर पहले बॉर्डर हट का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। तो ये पूछा जा सकता है कि किस देश के द्वारा समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। तो ये श्रीलंका के द्वारा बाहर कर दिया गया है। श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में भारत शीर्ष पर है। अप्रैल 2023 में श्रीलंका में सबसे ज़्यादा भारतीय पर्यटक ही रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय मूल की कैप्टन प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो न्यूयॉर्क पुलिस विभाग के सर्वोच्च रैंक पाने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला बन गई है। भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त रूप से 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम की शुरुआत की है। इसके तहत भारत के 50 स्टार्टअप तथा बांग्लादेश के 50 स्टार्टअप के बीच यात्रियों को सुविधा प्रदान की जाएगी और उद्यमियों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसको ध्यान रखने वाली बात यह है कि 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम किन दो देशों के बीच शुरू किया गया है। तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू किया गया है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जापान यात्रा के दौरान हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है। तो ये जापान के हिरोशिमा शहर में किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। हाल ही में नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर अपनी 27वीं चढ़ाई पूरी कर ली है। इन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पर सबसे अधिक बार चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है। तो ये फटाफट 100 में हम लोग कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किसके द्वारा किया गया है। तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया ने किया है। आगे देखते हैं कि नेपाल के पूर्व गोरखा सैनिक हरिबुद्ध मगर अपने दोनों पैर न होने के बावजूद कृत्रिम पैरों से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की उपलब्धि हासिल की है। तो ये जो हैं हरिबुद्ध मगर अब बिना पैर के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सैनिक बन गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अल्कोहल उत्पादों पर स्वास्थ्य चेतावनी को अनिवार्य रूप से लागू करने वाला आयरलैंड पहला देश बन गया है। यह कानून 2026 से प्रभावी होगा। तो इसको भी हम लोग फटाफट 100 में कवर कर चुके हैं कि अल्कोहल उत्पादों पर स्वास्थ्य चेतावनी अनिवार्य रूप से लागू करने वाला देश आयरलैंड बन गया है। नेक्स्ट है कि भारत ने 42,000 भारतीयों को इजराइल में काम करने की अनुमति देने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है। आगे देखते हैं, अगला है कि मेड इन इंडिया रत्न और आभूषण को बढ़ावा देने के लिए रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद ने दुबई में भारत आभूषण प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किया गया। तो ये दुबई में भारत आभूषण प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। आगे देखते हैं, हाल ही में नेपाल की सरकार ने 2025 को पर्यटन के लिए विशेष वर्ष के रूप में घोषित किया है। वहीं 2080 के दशक को विजिट नेपाल दशक घोषित किया है। तो ये हम लोग फटाफट 100 में कवर कर चुके हैं कि नेपाल सरकार के द्वारा वर्ष 2025 को पर्यटन के लिए विशेष वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, जबकि नेपाल के द्वारा ही 2080 के दशक को विजिट नेपाल दशक के रूप में घोषित किया गया है। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में नेपाल ने सतलुज जल विद्युत निगम की दूसरी पनबिजली परियोजना अरुण 4 का विकास को अनुमति दे दी है। आगे देखते हैं कि हाल ही में यूरोपीय संघ ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए फिट फॉर 55 पैकेज की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 55% तक कम करना है। ये देखा जाए तो यूरोपीय संघ के द्वारा फिट फॉर 55 पैकेज की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य 2030 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 55% तक कम करना है। अगला है कि फ्रांस इंडिया फाउंडेशन द्वारा नई दिल्ली एवं बेंगलुरु में यंग लीडर प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों से होनहार युवा नेताओं की पहचान कराना तथा उसके कौशल विकास करना है।
तो ये जो प्रोग्राम है यंग लीडर प्रोग्राम का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये नई दिल्ली और बेंगलुरु में किया गया। और ये किसने किया, तो ये फ्रांस इंडिया फाउंडेशन के द्वारा आयोजित किया गया था। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि किसके द्वारा आयोजित किया गया था। आगे देखते हैं, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मालदीव की यात्रा तथा वहां उन्होंने तटरक्षक बंदरगाह एकता हार्बर की आधारशिला रखी। तो इसको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि एकता हार्बर तटरक्षक बंदरगाह एकता हार्बर की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो ये मालदीव में रखी गई है। और किसने इसकी आधारशिला रखी, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा रखा गया। आगे देखते हैं, हाल ही में इटली की लग्जरी फैशन ब्रांड गुची बहुत ही लग्जरी फैशन ब्रांड है जो इटली से है, भारतीय अभिनेत्री आलिया भट्ट को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना है। तो गुची की ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई है, तो ये आलिया भट्ट बन गई है। अगला है कि हाल ही में भारत ने कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के तहत निर्मित म्यांमार के सीतवे बंदरगाह का संचालन शुरू कर दिया गया है। तो इसमें ये पूछ सकता है कि सीतवे बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो ये सीतवे बंदरगाह म्यांमार में स्थित है और भारत ने कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में चिली के ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ जो 5000 साल पुराना को दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित किया गया है। तो विश्व का सबसे पुराना पेड़ कौन सा बन गया है, तो चिली में स्थित ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ बन गया है जिसकी उम्र 5000 साल है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी में स्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया है। इसका कारण यह है कि यहाँ भारतीयों की संख्या अधिक है। तो ये लिटिल इंडिया पूछा जा सकता है कि कहाँ स्थित है, तो ये सिडनी के हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है। चलिए अगला सेक्शन देखते हैं, रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटनाक्रम। चलिए इसमें पहला कह रहा है कि 2 मई से 8 मई 2023 तक सिंगापुर में भारत और आसियान देशों के बीच AIME 2023 आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। तो ये आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये सिंगापुर में किया गया और भारत और आसियान देशों के मध्य आयोजित किया गया। अगला है, चीन का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी सेक्टर में एकीकृत निगरानी मारक क्षमता वाला अभ्यास बुलंद भारत का आयोजन किया। तो बुलंद भारत का आयोजन कहाँ किया गया है, बुलंद भारत का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सेक्टर में किया गया है। अगला कह रहा है कि भारतीय नौसेना ने कोच्चि में सबसे पुराना लैंडिंग शिप टैंक INS मगर को 36 वर्षों की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया। तो ये INS जो मगर है इसको 36 वर्ष सेवा देने के बाद कोच्चि से सेवा मुक्त किया गया है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कहाँ से इसको सेवा मुक्त किया गया, तो ये कोच्चि से सेवा मुक्त किया गया। चलिए अगला देखते हैं, भारतीय सेना के गजराज कोर ने विभिन्न आपदा प्रबंधन समूहों के साथ असम में मानस नदी में जल राहत अभ्यास का आयोजन किया। इसका उद्देश्य बाढ़ राहत कार्यों में इन समूहों के बीच समन्वय को बढ़ाना था। तो ये जो जल राहत अभ्यास है इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो ये असम में मानस नदी में इसका आयोजन किया गया है। अगला है, भारतीय नौसेना ने छठी तथा कलौरी श्रेणी के अंतिम पनडुब्बी बाघसीर का समुद्री परीक्षण किया। इस पनडुब्बी का निर्माण मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है जो प्रोजेक्ट 75 के तहत किया गया है। तो ये जो बाघसीर है ना, ये कलौरी श्रेणी के अंतिम पनडुब्बी है। इसमें 6 पनडुब्बी बनाए जाने का निर्णय लिया गया था। 6 जो ये बाघसीर है ये छठी है और प्रोजेक्ट 75 के तहत ये 6 पनडुब्बी को बनाए जाने का निर्णय लिया गया था। तो चलिए अगला देखते हैं, अगला है, निजी अंतरिक्ष कंपनी एक्सियोम स्पेस ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम मिशन 2 लॉन्च किया है। इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा जिसमें सऊदी अरब की पहली महिला एस्ट्रोनॉट रियाना बरनावी भी शामिल है। तो ये हम लोग फटाफट 100 में कवर किए थे कि सऊदी अरब की पहली महिला एस्ट्रोनॉट कौन बन गई है, तो ये रियाना बरनावी बन गई है। और ये किस कंपनी के द्वारा भेजी जाएगी, तो ये एक्सियोम स्पेस के द्वारा भेजी जाएगी और एक्सियोम मिशन 2 के तहत भेजी जाएगी।
अगला देखते हैं, जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर सम्मेलन में भारत के पुणे स्थित एआई सुपर कंप्यूटर एरावत ने शीर्ष 500 ग्लोबल कंप्यूटिंग सूची में 75वां स्थान हासिल किया है। तो ये एरावत जो है, भारत का एआई सुपर कंप्यूटर एरावत ने शीर्ष 500 ग्लोबल कंप्यूटर में 75वें स्थान पर है। अगला है कि भारतीय सेना ने राजस्थान तथा पंजाब के पश्चिमी सीमा पर रक्षा अभ्यास सुदर्शन शक्ति 2023 का आयोजन किया। तो ये सुदर्शन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये राजस्थान तथा पंजाब के पश्चिमी सीमा पर किया गया है। अगला देखते हैं कि प्रोजेक्ट संजय भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है युद्ध क्षेत्र में निगरानी प्रणाली को मजबूत बनाना। तो ये प्रोजेक्ट संजय किसके द्वारा शुरू किया गया? तो भारतीय सेना के द्वारा। अगला देखते हैं कि स्टार्ट कार्यक्रम हाल ही में इसरो ने स्नातक तथा स्नातकोत्तर छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो स्टार्ट कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो इसरो के द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है कि स्नातक तथा स्नातकोत्तर के छात्रों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी प्रारंभिक प्रशिक्षण देना। ड्रोन, अगला है कि आई ड्रोन पहल की शुरुआत किया गया था। ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने ड्रोन के माध्यम से स्वास्थ्य केंद्रों तथा ब्लड बैंक पहुंचने के लिए इस पहल की शुरुआत की है। तो आई ड्रोन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया है। अगला है कि हाल ही में इसरो ने एक्सरे पोलारिमीटर सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट से सहयोग लिया है। यह उपग्रह चमकीले खगोलीय एक्सरे स्रोतों की गति का अध्ययन करेगा। तो इसरो के द्वारा जो ये पोलारिमीटर सैटेलाइट है, इसको लॉन्च करने के लिए रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट से सहयोग लिया गया है। अगला है कि नासा ने आर्टेमिस 2 चंद्र मिशन के लिए 4 सदस्यीय टीम की घोषणा की है, जिसमें क्रिस्टीना कोच चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला होंगी तथा विक्टर ग्लोवर पहले अश्वेत व्यक्ति होंगे। तो ये जो नासा ने आर्टेमिस 2 चंद्र मिशन के लिए 4 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें क्रिस्टीना कोच चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला और तथा विक्टर ग्लोवर पहले अश्वेत व्यक्ति होंगे। अगला है कि 5 अप्रैल को अंडमान निकोबार में 3 सेनाओं ने संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन किया गया। तो ये अभ्यास कवच जो है ना, भारतीय सेनाओं के तीनों समूह जैसे थल सेना, जल सेना और वायु सेना के द्वारा ये अंडमान निकोबार में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है कि फ्रांस में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भारतीय वायुसेना दल ने भाग लिया। भारत की पहली महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह इसमें हिस्सा लेंगी। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो ओरियन अभ्यास है, इसका आयोजन फ्रांस में किया जा रहा है और इसमें भारत की ओर से पहली महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह इसमें हिस्सा ले रही हैं। अगला है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति के बर्फीले तथा महासागर वाले चंद्रमा का पता लगाने के लिए जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर लॉन्च किया है। तो ये जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया और इसका उद्देश्य है कि बृहस्पति के बर्फीले तथा महासागर वाले चंद्रमा का पता लगाना। अगला है कि हाल ही में केन्या ने स्पेसएक्स के रॉकेट से कैलिफोर्निया में स्थित बेस से अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ताइफा 1 को लॉन्च किया, अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है। तो बस इतना याद रखना है कि ताइफा 1 किस देश का उपग्रह है। तो ये केन्या का उपग्रह है और इसको कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो स्पेसएक्स के रॉकेट से कैलिफोर्निया से लॉन्च किया गया है। अगला है कि ग्रीस में आयोजित बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास इनियोचोस 23 में भारतीय वायुसेना के विमान Su-30 MKI C-17 ने भाग लिया। नेक्स्ट देखते हैं, इसरो ने 22 अप्रैल को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से सिंगापुर के 2 उपग्रह टीलियोस 2 तथा न्यूमलाइट 4 का प्रक्षेपण किया। इसे PSLV C-55 से भेजा गया। यह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ये जो टीलियोस 2 तथा न्यूमलाइट प्रक्षेपण किया गया है, ये उपग्रह सिंगापुर के उपग्रह है और इसको इसरो ने प्रक्षेपित किया। PSLV C-55 रॉकेट से इसको प्रक्षेपित किया गया। नेक्स्ट है, अगला है कि हैदराबाद में स्थित स्काईरूट एरोस्पेस ने पूरी तरह 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस इंजन का नाम धवन 2 रखा गया है। इसका परीक्षण नागपुर महाराष्ट्र में किया गया।
नेक्स्ट है कि हाल ही में उत्तर कोरिया ने पानी के भीतर हमला करने वाले ड्रोन हेइल 2 का परीक्षण किया है। तो हेइल 2 क्या है? तो ये ड्रोन है जो पानी के भीतर हमला कर सकता है। और हेइल 2 किस देश का ड्रोन है? तो ये उत्तरी कोरिया का ड्रोन है। अगला है, हाल ही में तुर्की ने अपना सबसे बड़ा युद्धपोत तथा उभयचर हमला जहाज TCG अनादोलू को कमीशन किया। साथ ही यह दुनिया का पहला ड्रोन वाहक भी बन गया है। तो दुनिया का पहला ड्रोन वाहक कौन बन गया है? तो TCG अनादोलू बन गया है, जो तुर्की का है। इसको तुर्की ने बनाया है। नेक्स्ट है कि एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप को लॉन्च किया है, लेकिन यह सफल नहीं हो सका। तो ये स्टारशिप को लॉन्च किया था स्पेसएक्स के द्वारा, लेकिन यह असफल हो गया।